लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर रिवीजन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर खत्म हो गया क्लास में, जल्दी से बहुत तेजी से बात कर लेते हैं। देखो भैया, ये वीडियो उसी को समझ में आएगा, बार बार हम बोलते हैं, जो पूरी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जो हमसे पढ़ा होगा, हमारे नोट्स होंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। डिवीजन डिवीजन मतलब होता है विभाजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? विभाजन। मतलब सेल डिवाइड कर रही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सिंगल सेल से क्या करते हैं? अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं। चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो आंट हो, चाहे जितने, चाहे छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, तो एक सिंगल सेल से ये ट्रिलियन ऑफ सेल बना है। तो इसका मतलब लगातार इसमें डिवीजन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? लगातार डिवीजन हुआ होगा। जैसे हायर एनिमल की बात करें तो मेल मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, क्या मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिलते हैं, जाइगोट बनता है, और वही जाइगोट से हम क्या बनते हैं? एक सेल से क्या होता है? ट्रिलियन ऑफ सेल बनता है। इसका मतलब लगातार डिवीजन हुआ होगा। सेल क्या करता है? सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। पेरेंटल सेल जो होता है डिवाइड करता है, डॉटर सेल या प्रोजेनी सेल बनाता है। इसमें जो होता है सेल डिवीजन होता है। इसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन जो होता है, उसके बाद दो सेल बन जाते हैं। दो सेल क्या होता है? तो पहले फिर ग्रोथ करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर ग्रोथ करेगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा, फिर ग्रोथ करेगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा। इसका मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल का। किसका होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल का। सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। आखिर में क्यों सेल डिवाइड करती? एक सेल, एक जाइगोट सेल क्यों क्यों इतना बड़ी बॉडी नहीं बना दी? तो इसके लिए हमने रीजन बताया था। एक सिंगल जाइगोट क्यों डिवाइड कर रही? क्यों नहीं एक सिंगल जाइगोट डेवलप हो गई, इतनी बड़ी बॉडी बना दी? क्योंकि ये मेंटेन, क्योंकि जब सेल ग्रोथ करता है तो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है रेशियो किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में रेशियो जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि सेल को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो सेल डिवीजन होता है टू मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए होता है। सेल डिवीजन के दो तरीके होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में जो होता है इक्वल, माइटोसिस को माइटोटिक भी बोलते हैं, मियोसिस को मियोटिक भी बोलते हैं। माइटोसिस में जो होता है पेरेंट और प्रोजेनी में जो होता है, पेरेंट जो डिवाइड करता है, दो सेल बनाता है, उसे प्रोजेनी बोलते हैं। तो पेरेंट और प्रोजेनी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेम रहते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाते हैं। पेरेंट और प्रोजेनी, पेरेंट की तुलना में प्रोजेनी में क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? आधा हो जाते हैं। मियोसिस में इसमें मियोसिस में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर में कमी आ रही, तो इसीलिए इसको इसको बोलते हैं रेडक्शनल डिवीजन। जबकि यहाँ माइटोसिस में क्या इक्वल है, इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं फेज ऑफ सेल साइकिल, फेज ऑफ सेल साइकिल की बात करें कि मतलब पूरी एक साइकिल चल रही तो उसमें कितने फेज आते हैं, उससे पहले बात करें ह्यूमन सेल जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज लिया गया सभी बॉडी का, तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा देखा गया 24 घंटे में डिवाइड कर सकता है। कितने घंटे लगते हैं उसे डिवाइड करने में? 24 घंटे लगते हैं डिवाइड करने में। ये ड्यूरेशन, ये टाइम ड्यूरेशन 24 घंटे ऐसे नहीं, ये टाइम ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। सेल टाइप टू, इवन एक ऑर्गेनिज्म में सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करता है। एग्जांपल ले लो ईस्ट की। ईस्ट में जो होता है वो क्या होता है? ईस्ट में जो सेल डिवीजन होता है 90 मिनट में होता है, 90 मिनट में होता है। उसके बाद आप बात करते हैं फेज ऑफ सेल साइकिल। फेज ऑफ सेल साइकिल को दो भागों में बांटा गया, इंटरफेज में बांटा गया, एम फेज में बांटा गया। इंटरफेज को प्रिपरेटिव फेज कहा जाता है, रेस्टिंग फेज भी, पहले के साइंटिस्ट इसे रेस्टिंग फेज भी बोल दिए थे। उसके बाद एम फेज को एक्चुअल डिवीजन, एम फेज में होता है डिवीजन फेज इसे कहा जाता है। उसके बाद जो होता है इंटरफेज को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, G1 S G2। एम फेज को दो भागों में बांटा जा सकता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, दो बना लेंगे तो इसे साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। देखो साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। अब कैरियोकाइनेसिस में चार फेजेज आए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज आया था। अब देखना, अब बात करते हैं उसको, पहले बात करते हैं इंटरफेज पे। किस पर बात करते हैं? इंटरफेज पे अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेज जो होता है इसमें सबसे पहले जीवन पे बात करेंगे। जीवन में सेल मेटाबोलिकली एक्टिव हो जाता है, इसमें ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होता रहता है। इसमें जो होता है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इसी में डुप्लीकेट हो जाते हैं। मतलब डुप्लीकेट मतलब अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। किसमें? जीवन में बढ़ाते लेते हैं। ये समरी का पॉइंट है। चलो अब देखना उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जो होता है इंटरफेज, पहले अगर बात कर ले इंटरफेज में जीवन की बात कर लेते हैं। इंटरफेज जो दो एम फेज के बीच का इंटरवल है, जबकि जीवन फेज जो है ये जो है जीवन फेज जो है एम और एस फेज का इंटरवल है। किसका इंटरवल है? एम और एस फेज का इंटरवल है। उसके बाद जो होता है एस फेज ना देके यहाँ दिया इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन, जिसमें हो रहा है इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन का स्टार्ट जो होता है एस फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन किस में होता है? एस फेज में होता है। एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनता है। अगर जीवन में मान लो क्रोमोसोम नंबर 2n था तो एस फेज में क्रोमोसोम नंबर 2n रहेगा। लेकिन अगर यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए क्या था? अमाउंट ऑफ डीएनए 2c था, तो यहाँ डबल हो जाएगा 4c, क्योंकि यहाँ डीएनए
डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। G2 में क्या होगा, G2 में भी प्रोटीन बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, ये डिवीजन में क्या करता है, मदद करता है, ये डिवीजन में क्या करवाते हैं, मदद करवाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी नॉट फेज आता है। जी नॉट फेज क्या होता है, जब सेल साइकिल, कुछ सेल होते हैं हमारी बॉडी में जो डिवाइड नहीं करते हैं, एडल्ट में डिवाइड नहीं करते, तो वो जीवन से आगे, मतलब वो क्या होता है, जीवन से एग्जिट कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जीवन से एग्जिट कर जाते हैं। जैसे हार्ट का सेल हो गया, वो लगातार पूरी जिंदगी भर डिवाइड नहीं करता, तो वो डिवाइड नहीं करना होगा तो जीवन एस में जाएंगे नहीं, जीवन से क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, वो इनएक्टिवेट स्टेज में चले जाते हैं। उस इनएक्टिवेट स्टेज को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या जी नॉट स्टेज बोलते हैं। लेकिन सेल अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल अभी भी क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल सेल में जो होता है, एनिमल सेल में जो होता है, एनिमल सेल में माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड सेल में होता है, जबकि प्लांट सेल में डिप्लॉयड सेल में भी हो सकता है और डिप्लॉयड सेल में भी हो सकता है और हेप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है। अब बात करते हैं हम एम फेज की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, एम फेज में। एम फेज में जो होता है कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। अब इसको 4 भागों में बांट दिया गया स्टडी के। कन्वेंशियल मतलब फॉर कन्वेनियंस, कन्वेनियंस मतलब होता है ताकि हमें पढ़ने में आसानी, इसे 4 भागों में बांट दिया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जबकि कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि ऐसे प्रोफेज खत्म, मेटाफेज शुरू, फिर ऐसे कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। कैसा है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। देखना प्रोफेज जो होता है, प्रो मतलब होता है फर्स्ट, फेज मतलब होता है स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस क्या बोलते हैं, इसे प्रोफेज बोलते हैं। इसमें जो होता है, ये जो होता है प्रोफेज जो होता है, ये फॉलो करके आता है इंटरफेज को। इंटरफेज में एस और G2 फेज पाया जाता है, वहां डीएनए बनता है। क्या बनता है, डीएनए बनता है। अब वो डीएनए जो है, वो डीएनए जो बनता है उसमें क्या, वो डीएनए धुंधला होता है, दिखाई नहीं देता, डिस्टिंक्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन उलझे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, एक इंटरफेज में क्या होता है, डीएनए बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं। क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लेकिन इसमें जो होता है, इसमें प्रोफेज में डिस्टिंक्ट नहीं होते। यहाँ जो होता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, अब उसका क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होगा। जब क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होगा तो वो सुलझने लगेंगे, स्ट्रैंगल्ड, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात कर रहा, सुलझने के रेफरेंस में, हाँ, स्ट्रैंगल्ड, वो सुलझने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, सुलझने लगेंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। वो इंडिविजुअल, अभी क्या थे इंटरफेज में सभी 46 क्रोमोसोम मिक्स थे, अब इंडिविजुअलिटी की तरफ जैसे जैसे इनका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, वैसे वैसे कहां जाएंगे, इंडिविजुअलिटी की तरफ जाएंगे। उसके बाद ये क्या कर लेंगे, लगातार इनमें कंडेंसेशन होगा। उसके बाद ये कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनाएंगे। उस क्रोमोसोम में देखा गया कि दो क्रोमैटिड पाएगा, वो अटैच है किससे, सेंट्रोमियर से अटैच है। किससे अटैच है, सेंट्रोमियर से अटैच है। अब कंडेंसेशन करेंगे, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगातार क्या होगा, डिसॉल्व होता रहेगा, क्योंकि कंडेंसेशन कराना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये सेंट्रोसोम जो डबल हो गए थे किसमें, एस फेज में, ये क्या होंगे, अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे और रेडिएट करेंगे एक माइक्रोट्यूब्यूल जिसे एस्टर बोला जाएगा। एक्चुअल में क्या था, सेंट्रोसोम से क्या निकला था, एस्टर रे निकला था। क्या निकला था, एस्टर रे। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के एस्टर बोला गया था। हमारे बॉडी में 2 एस्टर, हमारे सेल में 2 एस्टर पाया जाता है। अब 2 एस्टर जो होता है मिलके 2 एस्टर, एक ऊपर एक नीचे 2 एस्टर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को माइटोटिक एपरेटस बोला जाता है। माइटोटिक एपरेटस में 2 एस्टर आता है और क्या आता है, स्पिंडल फाइबर आता है। अब देखना 2 एस्टर मदद कर रहे हैं, 2 एस्टर मदद कर रहे हैं सेल डिवीजन में। एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो एस्टर एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। 2 एस्टर मदद कर रहे हैं, तो इसे, इस डिवीजन को, एनिमल में डिवीजन को बोला जाता है एम्फी एस्ट्रल बोला जाता है। जबकि प्लांट में कोई भी एस्टर नहीं पाया जाता तो उसे एन एस्ट्रल डिवीजन बोला जाता है। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज का एंड हो रहा होता तो क्या होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइटोटिक स्पिंडल, मतलब स्पिंडल फाइबर अपीयर कहाँ होता है, प्रोफेज में होता है। उसके बाद मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूट चुका होता है। उसके बाद जो होता है, ये क्रोमोसोम जो स्प्रेड हो चुके होते हैं साइटोप्लाज्म, किसमें स्प्रेड हो चुके होते हैं, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड फैल चुके होते हैं। इसमें जो होता है कंडेंसेशन पूरी तरीके से हो जाता है। इसमें मार्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है। हम यहाँ मार्फोलॉजी क्या कर सकते हैं, सबके क्रोमोसोम की स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर गिन सकते हैं। तो बेस्ट फेज ऑफ स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, ये क्या होता है, बेस्ट फेज ऑफ स्टडी ऑफ क्रोमोसोम होता है। मेटाफेज जो होता है, सबसे ज्यादा हम किस पार्ट को प्रीफर करते हैं स्टडी करने के लिए, सबसे अच्छा पार्ट होता है जो डिवाइडिंग पार्ट हो। क्या हो, डिवाइडिंग पार्ट हो, कि लगातार उसमें डिवाइड करता रहेगा तो हम अच्छे से क्या कर लेंगे, उसमें स्टडी कर लेंगे। जैसे सूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, ये सब जो होगा स्टडी के लिए बेस्ट माने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाफेज में। अब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाता है काइनेटोकोर से। किससे अटैच हो जाता है, काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। अब क्या होगा,
काइनेटोकोर से अटैच होगा, उसमें क्या होगा, काइनेटो स्पिंडल फाइबर में डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये क्या कर लेगा, सभी क्रोमोसोम को, ऑल क्रोमोसोम को लाइन पे मतलब कहाँ ले आएगा, अलाइन कर देगा, इक्वेटोरियल प्लेट बीच में ले आएगा, उसे बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेट या एम प्लेट पे ले आएगा। अब उसके बाद आता है एनाफेज, आता है एनाफेज में क्या होगा भैया, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में जो क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए उनमें क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। दो सिस्टर क्रोमैटिड जो थे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर से कितने सेंट्रोमियर बन जाएंगे, 2 सेंट्रोमियर बन जाएंगे। अब वो कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। सेंट्रोमियर जो होगा, अगर ये जैसे अपोजिट पोल पे जाएंगे तो सेंट्रोमियर हमने बताया था ये आगे आगे चलेगा तो इसे लीडिंग फेज बोलेंगे, और आर्म जो है वो पीछे पीछे चलेगा, उसे क्या हम कहेंगे, वो ट्रेल बिहाइंड, ट्रेल कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है कौन, आर्म। और लीडिंग फेज एज किसको बोले थे, सेंट्रोमियर को बोले थे। उसके बाद बात करते हैं टीलोफेज। टीलोफेज जस्ट लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस होता है, ये जस्ट उल्टा होता है प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ फिर से वो डीकंडेंस हो जाते हैं और वहां अपनी इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़ रहा था प्रोफेज में, और यहाँ लॉस द इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देते हैं, फिर से वो मिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पूरा मिक्स हो जाता है। ये जो होता है, इसमें जो होता है, अब इसमें जो एनाफेज में दो न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चल गए, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल पे उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ जाता है। उसके बाद जो होता है एट द एंड ऑफ टीलोफेज में जो होता है, क्या हो जाता है, वहां प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब गायब हो गए थे, न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गए थे, यहाँ सब फिर क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल, साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाते हैं, दो डॉटर सेल बना ले तो उसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस सेल ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन टू सेल, तो दो सेल के बीच में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद सेल साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, दोनों में हो सकता है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो कि हार्ड होता है। उसके अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो एनिमल सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, इनवेजिनेशन होता है टुवर्ड द सेंटर की तरफ इनवेजिनेशन होता है। एक फरो अपीयरेंस ऑफ फरो दिखता है, वो फरो लगातार डीपेन गहरा होता जाता है और अल्टीमेटली वो ज्वाइन कर जाता है सेंटर को। और ये क्या होते हैं एनिमल सेल दो भागों में अब बढ़ जाते हैं, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो होता है उसके चारों तरफ सेल वॉल पाया जाता है। इनएक्सटेंसिबल मतलब जो एक्सटेंड ना हो सके, हाँ, जो हार्ड है। उसके बाद जो होता है ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इसमें वॉल फॉर्मेशन ऐसे नहीं होता, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एक वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी क्या होता है, एक वेसिकल्स रिलीज करते हैं सेंटर पे, और वो धीरे धीरे सेंटर से पेरीफेरी की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या बना लेते हैं, प्लेट बना लेते हैं। सेल में पाए जाने वाले प्लेट को सेल प्लेट बोलेंगे। ये जो होता है वॉल फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम सेंटर से हो रहा है और ग्रो कर रहा है आउटवर्ड, एंड अल्टीमेटली लेटरल वॉल को क्या कर जाएगा, ज्वाइन कर जाएगा, और दो सेल कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब इस प्लेट को बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। यही रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमेला बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच में मिडिल लैमेला को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में जो होता है, माइटोसिस ग्रोथ के लिए जरूरी है, और जो है ये जो होगा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करता है। उसके बाद अगला इसका काम है, ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ 2M, पेरेंट और प्रोजनी का क्रोमोसोम क्या होता है, दोनों में सेम होता है, ये माइटोसिस की वजह से होता है। उसके बाद ये सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका सेल रिपेयरिंग में, किसकी रिपेयरिंग में, ये रिपेयर करता है सेल। जैसे हो गया डक्ट का सेल हो गया, स्किन का सेल हो गया, उसके स्किन का सेल हो गया, डक्ट का सेल हो गया, ये जो होता है ब्लड सेल हो गया, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होता है। रिप्लेस किसके द्वारा होता है, किस प्रोसेस द्वारा, माइटोसिस द्वारा होते हैं। इसका ये जो होता है माइटोसिस जो होता है, ये प्लांट में भी होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में होता है। जैसे एपिकल मेरिस्टम हो गया, लेटरल कैम्बियम हो गया। ये लेटरल कैम्बियम और एपिकल मेरिस्टम की वजह से ही प्लांट जिंदगी भर क्या करता है, ग्रोथ करता है। ऐसा देखा गया है माइटोसिस जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड सिर्फ पाया जाता है, ओनली सीन इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। लेकिन कुछ हैप्लॉयड इंसेक्ट और कुछ लोअर प्लांट जो है उसमें भी क्या देखा जाता है, माइटोसिस देखा जाता है।
अब मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस केवल जो होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो भी गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है। ये जो होता है डिप्लॉयड सेल होते हैं, दो डिप्लॉयड सेल क्या बनाते हैं, उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है और क्या होता है हैप्लॉयड बनाते हैं। इसमें क्या होता है हैप्लॉयड मतलब अगर 46 क्रोमोसोम है तो किसमें चेंज हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कन्वर्ट 23 क्रोमोसोम हो गए तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। गैमेटोजेनेसिस के दौरान हैप्लॉयड सेल बोलते हैं, हैप्लॉयड सेल बनते हैं, दो हैप्लॉयड सेल फ्यूज हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है डिप्लॉयड सेल बन जाता है। इसका मतलब फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन रीस्टोर कर रहा है डिप्लॉयड स्टेज को, क्या कर रहा है रीस्टोर कर रहा है। उसके बाद फेज ऑफ सेल साइकिल की मियोसिस में देख लेते हैं तो इंटरफेज आता है, उसके बाद आता है एम फेज आता है। एम फेज को दो भागों में बांटा गया, एक एम फर्स्ट एक एम सेकंड। उसके बाद एम फर्स्ट में एम फर्स्ट में क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस आएगा, साइटोकाइनेसिस आएगा। एम सेकंड में क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस आएगा, साइटोकाइनेसिस आएगा। इसके एम फर्स्ट के कैरियोकाइनेसिस को प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट और क्या एनाफेज फर्स्ट बोलेंगे, टीलोफेज फर्स्ट बोलेंगे और उसके सब में सेकंड लगा देंगे, प्रोफेज सेकंड और उसके बाद मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। उसके बाद साइटोकाइनेसिस आ जाएगा, उसके बाद 4 हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे। एक बार मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल बनेंगे, उसके बाद मियोसिस सेकंड होगा तो कितने सेल बन जाएंगे, 4 हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे। अगर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट पे प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट जो होता है लॉन्गर होता है। ये जो होता है प्रोफेज फर्स्ट जो होता है, ये अगर कंपेयर करें हम माइटोसिस से तो इसका मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट जो होता है लॉन्गर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है क्रोमोसोम स्टार्ट प्रोफेज फर्स्ट में जो होता है सब डिवाइड किया जाता है, इसे 5 भागों में बांटा गया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। अगर बात करें लेप्टोटीन, लेप्टो मतलब होता है लेप्टो मतलब होता है थिन, उसके बाद टीन मतलब होता है थ्रेड, इसमें थिन थ्रेड पाया जाता है। उसके बाद जो होता है ये थिन थ्रेड होते हैं। उसके बाद जो होता है इसमें क्रोमोसोम क्या होता है इनिशिएट करता है कंडेंसेशन, इसमें होता है कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करता है। ये कॉम्पैक्टेशन जो होता है पूरे लेप्टोटीन के दौरान होता रहता है। उसके बाद जो होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं तो क्या होते हैं, हमें क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है जाइगोटीन में क्या होता है पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, इस प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलते हैं। ये जो होता है ये किसके मदद से होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, दो होमोलॉगस प्रोटीन को कौन चिपकाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन चिपकाता है उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में जो होता है पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पाया जाता है। इस होमोलॉगस क्रोमोसोम को बाइवैलेंट बोल सकते हैं या टेट्राड बोल सकते हैं। बाई मतलब 2 होता है, वैलेंट मतलब सेंट्रोमियर, मतलब इसमें 2 सेंट्रोमियर पाए जाएंगे, 2 सेंट्रोमियर पाया जाएगा मतलब सेंट्रोमियर जितना पाया जाएगा उतना क्रोमोसोम पाया जाएगा, मतलब 2 क्रोमोसोम पाए जाएंगे और क्या पाया जाएगा, और 2 क्रोमोसोम पाए जाएंगे और 4 क्रोमेटिड पाया जाएगा, इसलिए इसे टेट्राड बोला गया। लेकिन इस फेज में ये टेट्राड क्लियर, बाइवैलेंट और टेट्राड क्लियर नहीं दिखते। अब नेक्स्ट फेज में दिखेंगे। ये जो होता है दोनों फेज जो होते हैं ये जो लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, ये जो होगा शॉर्ट लिव्ड होता है एज कम्पेयर टू अभी अगले नेक्स्ट फेज की बात करें तो ये नेक्स्ट फेज में आता है पैकिटीन आता है। पैकिटीन में क्या होता है 4 क्रोमेटिड ऑफ बाइवैलेंट का 4 क्रोमेटिड क्या होता है क्लियरली विजिबल होता है एज टेट्राड की तरह हमें दिखता है। उसके बाद इसमें होता है क्रॉसिंग, इसमें पैकिटीन में क्या होता है, पैकिटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये जो होता है क्रॉसिंग ओवर मीडिएटेड बाय, इसमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। उसके बाद जो होता है इसमें रिकॉम्बिनेज जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन आएगा, तो देखना भैया वेरिएशन आएगा तो क्या होगा, वेरिएशन जरूरी होता है एवोल्यूशन के लिए। किसके लिए जरूरी होता है, एवोल्यूशन के लिए जरूरी होता है। जहां एट द साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जहां रिकॉम्बिनेशन हुआ है वहां क्या होता है, जहां रिकॉम्बिनेशन होता है वहां अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पाया जाता है। ये रिकॉम्बिनेशन पैकिटीन के एंड में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद आता है डिप्लोटीन में क्या होता है डिसोल्यूशन होता है किसका, डिप्लोटीन में क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। वो तब पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। लेकिन एट द साइट जहां पर पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होंगे, लेकिन कहां से नहीं अलग होंगे, जहां से रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा तो ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसे काइज्मा फॉर्मेशन बोलते हैं। काइज्मा फॉर्मेशन कहां हो रहा है, डिप्लोटीन में हो रहा है। सब कुछ वर्टिब्रेट जो होते हैं उनके उस साइड में डिप्लोटीन कुछ सालों तक या महीनों तक रुक सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद डाइकाइनेसिस आएगा। डाइकाइनेसिस में क्या हो जाएंगे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा हो जाएगा, काइस्माटा का टर्मिनलाइजेशन आ जाएगा। ये एंड लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट का क्या होता है,
है लास्ट फेज होता है, फाइनल फेज होता है। इसमें क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल दिखने लगते हैं, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होता है, स्पिंडल फाइबर जो बन गए हैं कहाँ पर, स्पिंडल फाइबर जो बन गए हैं प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट फेज में दिखने लगे हैं, वो क्या होते हैं, वो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर ऑफ बाइवैलेंट को काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। उनका क्या, और उनको ले आते हैं कहाँ, इक्वेटोरियल प्लेट पे ले आते हैं। उसके बाद एनाफेज फर्स्ट की बात करें, एनाफेज फर्स्ट में जो होता है, लेकिन इनमें जो होता है होमोलॉगस, जो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है और 2 काइनेटोकोर है। लेकिन मेटाफेज में क्या होता है, एक स्पिंडल फाइबर सिर्फ एक काइनेटोकोर से बाइंड करता है, दूसरे से बाइंड नहीं करता है। तो ये इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, ना कि इस यहाँ पर जो होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड नहीं हो रहा है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम एक दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में अब आ गया, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम इधर चला गया, 23 क्रोमोसोम इधर चला गया, 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाले, 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाले, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग नहीं हुई है। इसके सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी जुड़े हुए हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम से, सेंट्रोमियर से क्या हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं। अब टीलोफेज आता है, टीलोफेज में क्या होगा, इन दोनों के चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, और न्यूक्लियोलस सब क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस सब क्या हो जाएंगे, फिर से जो गायब हो गए तो वो फिर से आ जाएंगे, इनके चारों तरफ क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा। ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट हो गया, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद टर्मिनल, उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। ये बढ़ जाएंगे 2 भागों में, क्या हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएंगे, एक सेल ऊपर एक सेल नीचे, तो इसे बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। अब ये सेल में क्रोमोसोम जो हो 23 और 46, 23 क्रोमोसोम में 46 क्रोमैटिड है। अब इसके बाद आएगा मियोसिस सेकंड, लेकिन मियोसिस सेकंड से पहले एक स्टेज आता है, फिर आना चाहिए था इंटरफेज, लेकिन इंटरफेज ना आकर यहाँ जो होता है, यहाँ इस स्पेस को इसके दो एम फेज के बीच में आता है इंटरकाइनेसिस। क्या आता है, इंटरकाइनेसिस में आरएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लेकिन ये इंटरफेज से अलग होता है। थोड़ा सा देखना कैसे अलग होता है, इसमें आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, उसके बाद सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन भी होता है, जैसा कि इंटरफेज में हो रहा था। लेकिन यहाँ एक चीज नहीं होता, यहाँ डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो इस फेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद तुरंत शुरू हो जाता है एम सेकंड का प्रोफेज सेकंड। एम सेकंड जो होता है इक्वेशनल, जैसा हम माइटोसिस में पढ़ेंगे वैसा सेम एम सेकंड में होगा, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन भी बोला जाता है। अब देखना, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, एट द एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा और क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर जाएगा, कंडेंसेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज में क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हो, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होगा और सभी के सभी इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा, देखना, एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड होगा, और जबकि एनाफेज फर्स्ट में स्प्लिटिंग नहीं, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो रहा था। यहाँ स्प्लिटिंग या यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड 2 अलग हो रहे हैं। अब यहाँ फट रहा है, सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर से 2 सेंट्रोमियर बन रहा है, तो एनाफेज में होगा। उसके बाद वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, उसके बाद आएगा टीलोफेज क्या करेगा, जाकर क्या कर देगा, दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम है, उनको चारों तरफ क्या कर देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करा देगा। उसके बाद जो होगा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ये 4 हैप्लॉइड सेल अल्टीमेटली बन जाएंगे। कितने हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। अब देखना, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पे बात कर लेते हैं, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो होता है, ये क्या कंजर्व कर रहा है क्रोमोसोम को, प्रत्येक स्पीसीज में एक क्रोमोसोम को क्या करता है, कंजर्व करता है। उसके बाद जो होता है ये इंक्रीज ये जो होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन ये वेरिएबिलिटी लाता है। वेरिएशन जो है जरूरी है एवोल्यूशन के लिए। किसके लिए जरूरी है, एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन जरूरी है।